everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of significance of principles of management. Class, we have already started the chapter principles of management जिसका हमने introduction पढ़ा है कि what are principles of management, different principles हमने पढ़े हैं. तो principles of management क्या है एक बार quickly देख लेते हैं कि principles of management are broad and general guidelines. ये सिर्फ एक guidelines है, यानी कि ये मैनेजर्स को डिसीजन लेने में गाइड करती हैं. ये मैनेजर्स को गाइड करती हैं कि क्या सही है क्या गलत, और इन गाइडलाइंस को फॉलो करके मैनेजर्स जो हैं वो सही डिसीजंस ले सकते हैं. यही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस व्हिच हेल्प द मैनेजर्स इन टेकिंग राइट डिसीजंस बेसिकली. तो क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी मैनेजमेंट में. क्लास, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, इसकी जो हेडिंग्स है, जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन घबराना नहीं है. हमें हर एक पॉइंट को ध्यान से पूरे इलैबोरेटेड मैनर में स्टडी करना है एंड उसके बाद हमें हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्लास, हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपने समझना है, क्योंकि मैं अगेन कहती हूँ कि बीएससी का पेपर जो है वो रेक्टाफिकेशन पे बेस्ड नहीं है, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड है. चाहे केस स्टडीज हो, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, ये सभी क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करते हैं. तो किसी भी लेक्चर को अटेंड करते टाइम आपका फुल फोकस होना चाहिए कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो आज भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे क्लास. हम हर एक पॉइंट के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे वर्क करेंगे. सेकेंडली, वो इंपॉर्टेंट लाइंस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो इंपॉर्टेंट लाइंस एनसीईआरटी की जो आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी. ओके, तो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट पॉइंट. सी क्लास, यहाँ मैंने वो स्पेशली वो लाइंस लिखी हैं फर्स्ट पॉइंट में जो आपके एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं एंड जिनको समझने में आपको टाइम लग सकता है. तो पहले से ही उन लाइंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मैनेजर को यूजफुल इंसाइट्स देती है. इंसाइट्स का मतलब होता है क्लास इंट्यूशंस. बेसिकली मैनेजर्स को वो नॉलेज देती है ये कि मैनेजर्स उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. मैनेजरियल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट. इंसाइट मतलब दूरदृष्टि कह सकते हो आप, मतलब उन्हें यूजफुल नॉलेज देती है. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उन्हें यूजफुल नॉलेज देती है, उन्हें यूजफुल गाइडलाइंस देती है विच दे कैन यूज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. एंड उन इंसाइट्स को वो असली प्रॉब्लम्स में या असली जिंदगी में जब वो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, वो उन गाइडलाइंस को, उन इंसाइट्स को यूज कर सकते हैं. देखो, सेकेंड पॉइंट में इसी चीज को इलैबोरेट करा है. नॉलेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, जब इन प्रिंसिपल्स के एक मैनेजर को नॉलेज होती है, उसे पता होता है इन प्रिंसिपल्स के बारे में, विल एड टू देयर एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस. जब आपको ये सभी प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो जाएगी, जब आपको इन सभी प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता चल जाएगा, इन सभी प्रिंसिपल्स को जब आप डिटेल में पढ़ लोगे, तो क्लास आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी कि आप मैनेजरियल सिचुएशंस को अच्छे से समझ सकते हो. ये आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे. जब आपको सभी प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो जाती है, आप पूरे चैप्टर में सभी प्रिंसिपल समझ लेते हो, एक एक प्रिंसिपल की डिटेल पढ़ लेते हो, तो मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप अच्छे से समझ सकते हो. इट विल ऑल्सो इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड सॉल्व रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली. क्लास, जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी तो जो आपसे पास्ट मिस्टेक्स हुई, आपने उनसे एक लेसन सीखा, अब जब वो मिस्टेक दोबारा आई, रिकर मतलब दोबारा हुई, तो आप उसे क्विकली सॉल्व कर लोगे. ये रियल लाइफ में भी तो होता है आपके साथ. अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रॉब्लम से डील करना सीख लिया, अब जब वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो आप उसे फटाफट सॉल्व कर लोगे. वही होता है क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी. तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो बेसिकली 3 पॉइंट से एक्सप्लेनेशन है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल से आपको वो नॉलेज, वो इंट्यूशन मिलती है जिसे आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो. इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज से आपकी एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. थर्ड,
जब मैनेजर अपनी पास्ट मिस्टेक से लर्न करता है और वही मिस्टेक जब रिपीट होती है तो वो उसे जल्दी से सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब क्लास वैसे तो प्रिंसिपल्स के काफी एग्जांपल्स हैं, बट अभी आपको एग्जांपल्स तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप सारे प्रिंसिपल्स पढ़ नहीं लेते। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो वो खुद करे, और जो छोटे मोटे काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पास कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास टीचर हूँ तो मैं बिजनेस स्टडीज की सब्जेक्ट टीचर भी हूँ, तो बिजनेस स्टडीज का पेपर बनाना, पेपर चेक करना, लेक्चर देना, लेसन प्लान बनाना, वो इम्पोर्टेंट काम है, कोर एक्टिविटीज है, वो तो मैं खुद करूँ। और जो छोटे मोटे काम है कि लिस्ट में बच्चों के मार्क्स चढ़ाना या फिर अटेंडेंस लेना, ये काम मैं मॉनिटर को भी डेलीगेट कर सकती हूँ। तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। अभी हम बड़े शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ने ही हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। तो इस पॉइंट का ये भी एग्जांपल है क्लास। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन को समझ जाए, जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन को समझेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। वो समझ जाएगा कि अच्छा इंपॉर्टेंट काम तो मैं खुद करूँ, इंपॉर्टेंट काम पे मैं खुद फोकस करूँ, और जो लेस इंपॉर्टेंट काम है वो मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि जो मैनेजर है वो अपने मेन काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा, और जो इजी छोटे मोटे काम है वो किसी और को डेलीगेट कर सकता है। तो समझ गए आप फर्स्ट पॉइंट। यानी फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको वो नॉलेज मिलती है, वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है जिसको आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? थोड़े से टिपिकल पॉइंट्स हैं क्लास, बट इफ यू विल ट्राई, अगर आप फोकस करो, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, तो आपको बहुत इजीली सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, yes, next point class, optimum utilization of resources and effective administration। क्लास पहले ना स्टार्टिंग 6 पॉइंट को समझो धीरे धीरे। देखो क्लास, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो यानी हम एम्प्लॉयज की बात करें, या चाहे मटेरियल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल हो, मशीन्स हो, जो भी है, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज होती हैं ये लिमिटेड होती है। एक लिमिटेड अमाउंट होता है कंपनी के पास कि वो वेस्ट नहीं कर सकती रिसोर्सेज को। ठीक है, तो अब कंपनी के पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपनी को उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है, ऑप्टिमम यूज करना है। ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या होता है क्लास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम यूज? कि उन रिसोर्सेज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम रिसोर्सेज पे जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिले। यही होता है ऑप्टिमम वर्ड का मतलब, कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेंगे आपको वेस्टेज रोकने से? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का ही तो मतलब हुआ कि वेस्टेज कम से कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? बेनिफिट मैक्सिमम हो और वेस्टेज मिनिमम हो। इस चीज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी कैसे हेल्प करेंगे? क्लास, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि आपको पता है कि अगर मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। समझ रहे हो? तो आप देखेंगे भी आपके एनसीईआरटी में, आपके जो नोट्स मैंने आपसे शेयर करे हैं उसके अंदर ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि रिसोर्सेज चाहे ह्यूमन चाहे मटेरियल दोनों बहुत लिमिटेड होती है कंपनी के पास, इसलिए कंपनी उनका बेस्ट यूज करना चाहती है मिनिमम वेस्टेज के साथ। एंड एज सच जब एक मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करता है, यूज करता है, तो उसके डिसीजन जनरली गलत नहीं होते, डिसीजन सही होते, और जब डिसीजन सही होते हैं मतलब वेस्टेज नहीं हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं क्लास, इस चीज को हमेशा ध्यान से रखो। Principles of management helps a manager to see the cause and effect relationship of their decision। मैनेजर को पता होता है कि अगर मैंने डिसीजन लिया है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। कॉज एंड इफेक्ट समझते हो ना? इफ एंड देन रिलेशनशिप। इफ एंड देन मतलब कि इफ, अगर मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया, अगर मैंने ये डिसीजन लिया, देन उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब आपको पहले से ही पता है कि मेरे इस डिसीजन का ये इफेक्ट होगा तो आप सही डिसीजन लोगे।
भाई मुझे पता है कि अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी पूरे साल 12th में तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर मैं बहुत लीनियंट रहूंगी 12th में तो मेरे खराब मार्क्स आएंगे। आपको पता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि अगर अच्छे से पढ़ा तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे, तो यानी अब अच्छे से पढ़ोगे। तो इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हेल्प से जब मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसे कॉज एंड इफेक्ट पता होता है अपने रिलेशन का, कि अगर मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया, अगर मैंने डिसीजन लिया तो ये इफेक्ट होगा। क्लियर? तो ऐसे केस में मैनेजर फिर वही डिसीजन लेता है जो सही होते हैं, जिनमें वेस्टेज नहीं होती। हिट एंड ट्रायल नहीं करता वो। हिट एंड ट्रायल का मतलब पता है क्या? तुक्के मारना। मैनेजर तुक्का नहीं मारता कि चलो ये डिसीजन लेके देखते हैं क्या होगा, अरे चलो ये डिसीजन लेके देखते हैं क्या होगा। नो, मैनेजर तुक्के नहीं मारता, हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज नहीं करता। उसे पता होता है कॉज एंड इफेक्ट कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये रिजल्ट आएगा। तो ऐसे केस में जब मैनेजर को पता होता है कि ये डिसीजन लेने पे ये रिजल्ट आएगा तो वो गलत डिसीजन नहीं लेता, एंड एज सच वेस्टेज नहीं होती। और जब वेस्टेज नहीं होती तो क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस पॉइंट क्लियर? The third point of importance is scientific decisions. क्लास देखो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर ना हो तो मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं वो कैसे भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक, बेकार, बहुत बेकार। लेकिन अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए डिसीजंस लेता है, जो प्रिंसिपल्स बने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अभी आप सारे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे डिटेल में, तो जब आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डिसीजंस लोगे तो वो डिसीजंस हमेशा लॉजिकल होंगे, वो डिसीजंस थॉटफुल होंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिया था प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, कि भाई एक मैनेजर, एक टीचर सारा काम अपने ऊपर नहीं कर सकती, खुद नहीं कर सकती, तो जो कोर एक्टिविटीज है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, पढ़ाना, लेक्चर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना, चेक करना, वो मैं खुद कर रही हूँ। और जो रूटीन डिसीजन मेकिंग है कि भाई मार्क्स लिस्ट में आप चढ़ा दो और क्लास की लिस्ट बना के दे दो, ये काम मैंने अगर मॉनिटर को दे दिए तो इसका फायदा ये है कि आई कैन फोकस ऑन कोर इशूज। मैं इंपॉर्टेंट इशूज पे फोकस कर सकती हूँ, तो यानी मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज और अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तो यानी कि जब मैंने प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डिसीजन लिए तो वो डिसीजन साइंटिफिक थे, लॉजिकल थे, रैशनल थे। ठीक है? तो क्लास ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो डिसीजंस टाइमली होंगे, रियलिस्टिक होंगे, लॉजिकल होंगे, थॉटफुल होंगे, और ऐसे ही होने चाहिए। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में डिसीजंस ले रहे हो, वो तुक्के नहीं मारे होने चाहिए। डिसीजंस हमेशा लॉजिकल, थॉटफुल होने चाहिए। और वो लॉजिकल, थॉटफुल कब होंगे? जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसीजंस लोगे। ठीक है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पूरी सिचुएशन को एसेस करते हैं, उसको उनको फॉलो करके जब भी आप डिसीजंस लोगे वो हमेशा फ्री फ्रॉम बायस्ड होंगे। बायस समझते हो ना? पार्शियलिटी नहीं होगी। ठीक है? कोई पार्शियलिटी नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक, एकदम फेयर डिसीजंस होंगे। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये कि अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, डिसीजंस लेते हो, तो वो डिसीजंस रियलिस्टिक, लॉजिकल, थॉटफुल और हमेशा मोस्टली वो करेक्ट ही होते हैं। ठीक है? दिस थिंग डन? Yes class, next point is meeting changing environment requirement. क्लास अब आप ध्यान से देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एक बड़ी खास बात है दैट दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन गया तो उसको एज इट इज फॉलो करना है। नो, उनकी खास बात यह है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ये आपको समझ आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है? अब क्लास अगेन मैं फिर वही बात बोलूंगी कि अभी आपको सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, बट सुनो, इसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। अभी तो आपको डिटेल में सारे ही प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं।
प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना चाहिए, कंपनी के जो काम है वो डिवाइड कर देने चाहिए और जो इंसान जिसमें स्पेशलिस्ट है उसे वो काम दे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती, तो इंग्लिश जो है हम इंग्लिश टीचर को देते हैं, अकाउंट्स जो अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट है उसको देते हैं, जो बिजनेस स्टडीज में स्पेशलिस्ट है उसे बिजनेस स्टडीज देते हैं, जो मैथ्स में स्पेशलिस्ट है मैथ्स देते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अभी मैं बड़े शॉर्ट में समझा रही हूँ, वैसे तो हमने पूरे डिटेल में वीडियो लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं उसके। तो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि काम को डिवाइड करो, एक पर्सन सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो आप डिवाइड करो काम को और जो पर्सन जिस काम को करने में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, उसे वो काम दो। और जब वो एक ही काम बार बार करेगा तो वो उसमें और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट हो जाएगा। तो क्लास अब आप देखो आज के जमाने में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैसे मॉडिफाई हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो क्लास आजकल आपने एक टर्म सुनी होगी, आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी, आउटसोर्सिंग। बहुत अच्छे से आपने क्लास 11th इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडी में पढ़ा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है क्लास? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कंपनीज जो है वो अपना काम डिवाइड कर देती हैं। जो मेन काम है वो खुद करती हैं और जो रूटीन काम है छोटे मोटे वो आउटसोर्स कर देती हैं। जैसे कि आपको 11th क्लास में ये आपके टीचर्स ने आपने पढ़ा होगा कि जो काफी MNCs है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो अपना मेन काम है वो तो खुद करती है, जो कोर एक्टिविटीज है वो खुद करती है, और जो छोटे मोटे काम है लाइक कस्टमर केयर वो इंडिया को आउटसोर्स कर देती है। अब देखा ना कि उन्होंने इंडिया को आउटसोर्स कर दिया वो छोटे मोटे काम, क्योंकि वो रूटीन काम है। अगर होंडा कंपनी है तो वो अपनी कार की डिजाइनिंग, अपने कार की इंजन मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, कोर एक्टिविटीज है। बट सीट कवर्स का काम किसी और कंपनी को, कस्टमर केयर का काम किसी और कंपनी को। तो क्या फॉलो कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यही तो कहता है कि काम को डिवाइड करो और जो जिस काम को करने में स्पेशलिस्ट है उसे वो काम दे दो। आज के जमाने में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मॉडिफाई होकर क्या बन चुका है? आउटसोर्सिंग, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज अपना मेन काम यानी कोर एक्टिविटीज खुद करती हैं और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, रूटीन काम है, वो दूसरी कंपनीज को दे देती हैं जो उसमें स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो यही है क्लास मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो सिंपल है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल डिवीजन वर्क है वो भी मॉडर्न टाइम में मॉडिफाई हो चुका है, जहां पे कंपनीज अपना मेन काम खुद करती हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करती हैं। तो इस पॉइंट का जिस्ट क्या है? पॉइंट का जिस्ट सिंपल है, कंक्लूजन सिंपल है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। यस क्लास, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। याद है आपको? चैप्टर नंबर 6 था। तो क्लास आज हम उसी का थोड़ा सा इलैबोरेशन करने वाले हैं। इस पॉइंट में ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करते हैं, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में, कि जो भी आपकी कंपनी का टारगेट है, आपकी कंपनी का गोल है, वो आप अचीव करो। इसके साथ साथ वो आपको हेल्प करते हैं कि आप मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजर्स हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर सके, जो उनकी सोसाइटी के लिए ऑब्लिगेशंस है, जो उन्हें सोसाइटी के लिए करना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी फुलफिल कर सके। देखो एक एग्जांपल है, मैं फिर से एक प्रिंसिपल लिखती हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्लास अगेन 4th टाइम में वही बात बोल रही हूँ, आप भी सुन के पक गए, ये प्रिंसिपल अभी आपको डिटेल में पढ़ने हैं, तो डोंट वरी, पूरा डिटेल में पढ़ना अभी आपको प्रिंसिपल। शॉर्ट में मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर एडिक्वेट सैलरी दो, उन्हें अंडर पे मत रखो, उन्हें कम सैलरी मत दो, उससे वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे।
तो वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बट मैंने आपको उसका जस्ट एक छोटा सा उसका ब्रीफिंग कर दी। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी दो, ठीक है, अच्छी ठीक ठाक सैलरी दो, जितनी वो मेहनत कर रहे उस हिसाब से उन्हें सैलरी दो। अगर आप उन्हें अंडर पे रखोगे क्लास, तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे, वो कंपनी के साथ डिससेटिस्फाइड रहेंगे और पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कंपनी छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मैनेजर को क्या सिखाता है? टू पे एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉयज। तो क्लास जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, आप अपने एम्प्लॉयज को एज अ मैनेजर, अगर आप मैनेजर हो, एज अ मैनेजर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी दोगे, तो यू आर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स। आर यू गेटिंग दिस थिंग? भाई जब आप उन्हें प्रॉपर सैलरी दे रहे हो, आपके एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्टली क्या फुलफिल कर रहे हो? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द वर्कर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास ये भी, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्लास, दे आर द बेस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। आप समझ लो इस बात को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस लाइन को तो आप अपने दिमाग में बिठा लो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर, आर द बेस, आर द सोल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। आप मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ रहे हो अभी क्लास 12th में, एमबीए करते हो, बीबीए करते हो, क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बिना आपकी मैनेजमेंट थ्योरी कंप्लीट ही नहीं होती है। जैसे बॉडी के अंदर सोल होती है ना, उसके बिना बॉडी वेस्ट है। सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस, आर द कोर, आर द सोल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है क्लास। इसीलिए जब भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च की जाती है, तो उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। Principles of management are used as a base for management training, education and research. क्लास ये जो मैनेजमेंट एक फील्ड बनी है ना, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, इसका बेस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। समझ आ रही बात क्लास? ये आपको पता भी चल जाएगा। आप खुद देखो, आप बीबीए करते हो, मान लो कल को आप एमबीए करते हो, आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, ठीक है, एमबीए, बीबीए, इवन आप बीकॉम ऑनर्स भी करते हो, जैसे ही सब्जेक्ट आया मैनेजमेंट, उसके अंदर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके करिकुलम का, आपके सिलेबस का पार्ट होगा, गारंटी। एमबीए करो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप बीबीए करो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप बैचलर इन कॉमर्स करो, आप बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस करो, जहां पे भी आपने मैनेजमेंट पढ़ा, जहां पे भी आपने मैनेजमेंट आपके कोर्स में आया, आपके करिकुलम में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसके बिना मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। समझ आ रही क्लास बात? यानी मैनेजमेंट का बेस, ग्राउंड वर्क क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ आई क्लास बात? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये तो, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर देना अपने आंसर शीट्स में, जब भी आपका ये क्वेश्चन आए, ये इस पॉइंट में तो खास करके देना रियलिस्टिक एग्जाम्पल की। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमबीए, बीबीए also teach these principles as a part of their curriculum, as a part of their syllabus, ठीक है। तो क्लास आज हमने 6 के 6 पॉइंट्स कवर करे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ी सी लैंग्वेज कुछ पॉइंट्स की टेक्निकल है, टिपिकल है, बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस पॉइंट के अंदर क्या है आपके माइंड में अच्छे से बैठा होगा, तो लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं। लर्निंग इज वेरी इजी जब आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी, ठीक है। डोंट डू रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन इज ऑफ नो यूज इन बिजनेस स्टडीज, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर ही आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करेगा। फर्स्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग, फर्स्ट फोकस ऑन गेनिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड देन यू विल फाइंड दैट लर्निंग इज वेरी इजी। ओके क्लास? सो नाउ आप नोट्स रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो इन पॉइंट्स की, ठीक है। Try to understand them, try to learn them side by side,
And if you're having any doubt, you can mark it in the comment box.